बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैंक रॉबरी ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। लिखो फटाफट। ऑर्डर ऑफ राइटिंग सिचुएशंस, और सबसे पहला ही पॉइंट है इमीडिएटली नियर बाय। सेकंड लॉस ऑफ लाइफ। थर्ड नेशनल या फिर कम्युनिटी इंपॉर्टेंस। एंड लास्ट इज डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जैसे तुम्हारी इस वाली करंट सिचुएशन में जो कैमरा रह गया था फोर्ट में, दैट इज डायनेमिक सिचुएशन। और अगर तुम देखो इमीडिएटली नियर बाय क्या था, अगर करंट जीपी के हिसाब से इसको देखोगे, साइंटिस्ट था इमीडिएटली नियर बाय। लॉस ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं मतलब कुछ परसेंटेज में था कि भाई इतना मारा गया है, बेहोश ना हो जाएगा, फिर फर्स्ट एड वगैरह ना देते तो। उसके बाद सेकंड ऑर्डर हमने क्या लिखा था, बच्चों का। साइंटिस्ट से थोड़ा सा दूर थे वो, लेकिन थे तो पास में ही। क्या लॉस ऑफ लाइफ की संभावना नहीं थी वहां पे, इसलिए ऑर्डर वहां पे आया। अब लेडी साइंटिस्ट के साथ भी लॉस ऑफ लाइफ की संभावना थी, लेकिन वो दूरी पे थी बच्चों के कंपैरेटिवली, और वहाँ 3 लोग थे जिनकी जान को खतरा था, यहाँ अकेली महिला है, तो इसीलिए वो तीसरे नंबर पे आई। और बाकी फोर्थ तो तुम्हारे पास था डायनेमिक कैमरा। ये दो या 3 सिचुएशंस आपस में ओवरलैप भी कर सकते हैं, मतलब एक मोमेंट पे आपके कुछ इमीडिएटली नियर बाय भी हो सकता है, उसकी जान को खतरा भी हो सकता है, या फिर कोई नेशनल या कम्युनिटी इंपॉर्टेंस चीज होल्ड करती होगी और उससे लोगों की जान को खतरा भी होगा, लॉस ऑफ लाइफ भी होगा। तो अब जो वेटेज है वो बढ़ जाता है, ये हम देखेंगे फर्दर ऑन और सिचुएशंस में भी। ठीक है, लिख लिया ये? तो इंटरनल एक्सटर्नल का समझ आया थोड़ा सा। बाकी मैं तुम्हारे पास एक पीडीएफ फाइल भेजूंगा, उस पीडीएफ में बेसिकली इट्स अ फर्स्ट एड मैनुअल, तुम्हें काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से तुम्हें चीज़ें करनी है। ठीक है, और स्नेक बाइट, स्नेक बाइट भी काफ़ी कॉमन आ जाता है जीपी में। तो स्नेक बाइट के केस में कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉलो करनी होती हैं, जैसे उस इंसान को ये पता होता है, अगर मतलब देखो 2 चीज़ें, या तो उसने काटते हुए देखा है या काटते हुए नहीं देखा। तो अगर सांप को काटते हुए देखा है तो वो एक बहुत क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि किस तरह का सांप था, कैसा था, तो उसका एंटीडोट के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो सांप का पता होना चाहिए पहले तो। दूसरी चीज़, अगर सांप ने काटा है तो उस इंसान को सोने नहीं देना, को नींद नहीं आनी चाहिए। और मतलब वो नहीं करना जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं ना, वो जाके चूस रहा है और फिर थूक रहा है, तो वो बहुत गलत चीज़ दिखाते हैं, पता नहीं क्यों दिखाते हैं यार मूवीज में। मतलब तुम जहर चूस रहे हो यार, मतलब कोई सेंस है इस बात की, मतलब लॉजिक नहीं है कोई बात का इस चीज़ का। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी होती कि सामने काटना भाई चूस के निकालिए तेरा तुम जहर चूस रहे हो उसके हाथ से यार, मतलब डायरेक्ट पॉइजन। और क्या मतलब ऐसा वो होता है ना कि जहाँ पे काट दिया उस एरिया को बांध दो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो बांध के काटी पड़ती, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर तुमने बांध दिया वो जहर उस जगह में इतना ज्यादा फैल जाएगा, वो काटना पड़ेगा हाथ। ये पता नहीं फिल्मों में क्या ही दिखा रहे हैं भाई, फिल्म में नहीं, वास्तविकता में जो लिखा हुआ है मेडिकल किताबों में वो पढ़ो, फिल्मों का ज्ञान मत लो। आप उसको टॉर्निकेट नहीं बांधने होते, वो बांधोगे तो यहीं पूरा का पूरा हाथ खराब हो जाएगा, वो काटना पड़ेगा हाथ। हाँ, वो पूरा का पूरा वो पार्टी की एम्प्यूट करना हो जाएगा, वो बहुत हो जाएगा, काटना पड़ेगा चीज़ें। अरे बात समझ। और जितने भी एक्सटर्नल कोई चीज़, जैसे महिलाएं, जैसे जो मैरिड वीमेन होते हैं वो पैरों में बिछुए पहन के रखती हैं, पायल पहन के रखती हैं, या कुछ मतलब चांदी की हंसली पहन के रखती हैं गले वगैरह में, या पैरों में मोटे मोटे वो होते हैं। कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल, मतलब जैसे कोई मटेरियल है, वो आपके हाथों पैरों में नहीं होना चाहिए अगर कहीं काटा। जैसे मान लो अगर मेरे हाथों में अंगूठी कोई पहन के रखता है या कड़े पहन के रखते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उनको निकालो, क्योंकि सांप के काटने के बाद स्वेलिंग होती है बहुत गंदी वाली, बहुत ज़बरदस्त स्वेलिंग होती है सांप के काटने के बाद। तो अगर वो चीज़ नहीं रिमूव करी है तो वो दर्द इतना ज़्यादा कर देगी वहाँ पे। अब तो किसी ने कड़ा पहन रखा और हाथ फूल के हो गया इतना मोटा, तो दर्द होगा ही नहीं होगा उसमें तकलीफ। और उस बॉडी पार्ट को हमें स्प्लिंट करना होता है, स्प्लिंट मतलब इमोबिलाइज करना होता है। जितना ज़्यादा वो बॉडी पार्ट हिलेगा उतना ज़्यादा जहर के फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी जहर के फैलने की। तो उस बॉडी पार्ट को हमें ज़्यादा नहीं हिलाना होता, उसको स्प्लिंट करना होता है। ठीक है, ये स्टेप कुछ हैं जो फॉलो करने होता है।
जैसे गन शॉट है, किसी ने गोली मार दिया, जैसे जीपी में जाएगा कि भाई आप लोग थे, कुछ गुंडे उस पेट्रोल पंप पे मैनेजर को गोली मार के भाग गए, तो क्या तुम अभी जैसे मूवी में दिखाते हैं चक्कू गरम करके उसमें क्या निकालोगे, उसका ऑपरेशन करोगे वहाँ पे? तो ब्लड आ जाएगा बाहर पूरा। हाँ, तो ये चीज़ कुछ नहीं करना होता, तुम्हें उसके खून को रोकना है, अभी दबाव बना के उसको तुरंत अस्पताल लेके जाना होता है, पुलिस को सूचना देनी होती है। ठीक है, आई बात समझ? चलो अब आता है फायर इंजरीज एंड बर्न्स। ये तुम्हें पढ़ना है। आग मतलब फायर इंजरीज के डिग्री में होती है, मतलब फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, है ना। तो अब तुम्हें एक्सट्रीम भी नहीं जाना। कभी डीपी में लिखा है कि भाई वो जल गया, अब तुम लोग बिल्कुल थर्ड डिग्री बर्न लगा दो लो। तो आप अपने सुविधा अनुसार, अगर चीज़ें एम्बिग्युइटी में छोड़ी हुई हैं तो आप भी अपनी सुविधा अनुसार उस चीज़ों को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। बर्न है तो जरूरी थोड़ी आपको एक्सट्रीम में ले जाना है, बर्न हो नहीं, थर्ड डिग्री बर्न हुआ होगा। यू कैन कंसिडर फर्स्ट डिग्री बर्न एंड डू अ नॉर्मल फर्स्ट एड लाइक पुटिंग दैट आर्म इन कोल्ड रनिंग वाटर, या कुछ इस तरह से, ये जैसे सिल्वर एक्स की ट्यूब होते हैं उसको अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? किडनैपिंग की सिचुएशंस कुछ इस तरह से आएगी कि भाई कोई एक गांव का प्रधान है, कोई गांव का सरपंच है, उसका कोई बेटा या बेटी स्कूल जाएगी, वो डेली स्कूल जाती है स्कूल बस से, और उसकी स्कूल बस को ये लोग पकड़ के उसमें से उसकी बेटी को मतलब किडनैप करने वाले हैं। या फिर किसी सरपंच की बेटी या किसी बिजनेसमैन या कोई भी गांव का एक ऐसा इंसान होता है, उसकी बेटी मंदिर जा रही होती है, रोज शाम को मंदिर जाती है, और मंदिर जाते हुए रास्ते में से उसको किडनैप करना है। तो क्या इस केस में महिला को रोका जाए मंदिर जाने से, या क्या करा जाए बताओ? तो महिला मंदिर जाएगी नहीं जाएगी? तारा पाकिस्तान जाएगा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, लड़की जरूर जाएगी भाई। अगर आज नहीं जाएगी तो कल वो लोग कोशिश करेंगे किडनैप करने, कल नहीं जाएगी परसों कोशिश करेंगे। तो जड़ से खत्म करो ना सिचुएशन। महिला जाएगी, महिला के साथ साथ पुलिस को सूचना दी जाएगी। अब गांव में अगर सरपंच है तो वो उसके जो 4-5 होंगे लोग वो भी आएंगे, और एम्बुश लगा के उसको फिर रंगे हाथों पकड़ने वाला सिस्टम करा जाएगा यहाँ पे। आई बात समझ? अगली सिचुएशन है बॉम्ब प्लांटेड एट वेरियस लोकेशंस। इसको हम चलो बता ही देता हूँ। मान लो ब्रिज है, यहाँ तुम चलो सामने गए ब्रिज के, यहाँ फ्लाईओवर, दुनिया जान के फ्लाईओवर दिख रहे हैं तुम्हें। क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जो इन फ्लाईओवर पे देखती है कोई ब्रिज तो नहीं, कोई बॉम्ब तो नहीं रख के भाग रहा होता है? कुछ तो खुले पड़े हैं, कुछ भी यूज़ करो। तो ऐसे केसेस में आप किसको बुला के लेके आओ, किसको सूचना दोगे? जाहिर सी बात है पुलिस को बुला के लेके आओगे। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है वहाँ पे उस जगह को आइसोलेट करना, ताकि वहाँ पे बाकी जनता ना जाए, और उस बॉम्ब के इम्पैक्ट को कम करना। जैसे मान लो अगर कहीं नदी के पास किसी ब्रिज पे बॉम्ब दिखाता है, तो सबसे पहली बात तो आप उसको नहीं हाथ लगाओगे, आप नहीं छेड़ोगे उसको डिफ्यूज़ करने का। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसका आइसोलेशन कर सकते हो, उसमें सैंड बैग्स रख सकते हो। और नदी के पास रेत वगैरह की व्यवस्था बहुत होती है, या अगर तुम यहाँ से मिट्टी वगैरह कहीं अगर ग्राउंड में मिट्टी खोद के, जो कट्टे होते हैं प्लास्टिक वाले, कुछ भी होता है, इसके अंदर मिट्टी भर के या रेत भर के उसके अराउंड रख सकते हैं टू रिड्यूस द इम्पैक्ट। ठीक है, उससे जो भी इम्पैक्ट होना होगा बॉम्ब का, वो कहाँ हो जाता है, वो उनमें उन कट्टों में सैंड बैग्स में ही इम्पैक्ट चला जाता है सारा। तो जान माल का नुकसान कम होता है फिर उससे। ठीक है, फिर आता है रेलवे लाइन। तो रेलवे वाली अभी नहीं करेंगे, डैम पे भी नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं। पब्लिक प्लेसेस लाइक मॉल्स एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। आप जब भी किसी मॉल में जाते हो तो हर एक फ्लोर का वहाँ पे कहीं कहीं पे एलिवेशन प्लान होता है ना, कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इस फ्लोर में यहाँ मेरे इतने इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, या ये हैं वो हैं, हर जगह होता है। और जहाँ भी तुम अगर कभी मॉल्स में जाते हो तो वहाँ ओपन में ऐसे छोटे छोटे स्पीकर लगे होते हैं, म्यूजिक बजता रहता है, कैमरास वगैरह होते हैं। तो कंट्रोल रूम होता है हर एक मॉल में अपना, जो ये पूरा का पूरा कंट्रोल रूम से सारी चीज़ें, ये म्यूज़िक वगैरह वो सारा जितने भी कैमराज अनाउंसमेंट्स वगैरह ये कंट्रोल होती रहती हैं। अब मॉल में अगर बॉम्ब है तो क्या तुम वहाँ पे कंट्रोल रूम में तो चलो चले गए, क्या तुम वहाँ पे ये बोलोगे अरे सब लोग यहाँ से नहीं इवैक्यूएट करो, यहाँ बॉम्ब है? क्या बॉम्ब बोलोगे? नहीं, बॉम्ब नहीं बोला जाएगा ना भाई। वहाँ क्या होगा, अगर ऐसे बोलोगे तो भगदड़ मच जाएगी, केओस वाली सिचुएशन हो जाएगी, स्टैम्पीड वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वहाँ पे अपनी चतुराई का प्रयोग करके भाई इमरजेंसी मॉक ड्रिल है, इसको यहाँ से व्यवस्था खाली करो और ये करो। तो वो इस तरह से चीज़ें होती हैं। फिर ये ध्यान रखना, आप पब्लिक नहीं, मतलब पब्लिक प्लेस में पैनिक क्रिएट नहीं करवाओगे। ठीक, सेम थिंग गोज विद
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, आजकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स साले मॉल वॉल जैसे ही बनने लगे हैं, उनमें कैमरे वैमरे लगे होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। और नहीं भी तो एक ऐसा ऑफिस होता है कि जहाँ जो मतलब एक मेन ऑफिस होता है उस कॉम्प्लेक्स का, जो प्रॉपर्टी एजेंट डीलिंग वीलिंग वाले होते हैं, जो उसका मेन मालिक होता है वो हैंडल करता है, ठीक है। अब आता है बस स्टेशंस, जैसे बस अड्डा वगैरह कोई है तो वहाँ पे अगर कहीं बॉम्ब है तो उस एरिया का आइसोलेशन बहुत जरूरी है। अब वहाँ पे पुलिस जरूरी है, जैसे मैंने तुमसे आईएसबीटी पूछा, आईएसबीटी पे पुलिस होती है, जाहिर सी बात है भाई, पुलिस बूथ होते हैं आईएसबीटी पे। हाँ, सीआरपी सीआईएसएफ का तो चल ऐसा नहीं है, बट स्टेट पुलिस तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अब वहाँ पे अगर स्टेट पुलिस है तो आप जाके पुलिस बूथ पे सूचना दोगे, वो क्या करवाएंगे, जो उनके बैरिकेड्स होते हैं वो उस एरिया को, पेरीमीटर को सील कर देंगे, नहीं कर देंगे उसमें बैरिकेड से, ताकि उस जगह पे कोई जाए ना, है या नहीं, आ रही बात समझ। और फर्दर एक्शन फिर बॉम्ब स्क्वाड वगैरह जो भी आगे की कहानी है, जब भी होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। अब इससे अगला पॉइंट है पब्लिक गैदरिंग्स लाइक पॉलिटिकल रैलीज एंड फेयर्स। जैसे मान लो किसी भी नेता की रैली है, कोई चुनावी रैली है, या कोई भी ऐसे मेले वगैरह का आयोजन होता है, तो जो चुनावी रैली होती है एक बार उनकी बात करते हैं। तुमने मोदी जी की या किसी भी जो कांग्रेस पार्टी जो है इनके होते देखे हैं ना, तो एक बार सब सेटअप समझना, तो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ सेटअप में। मान लो ये उनका मंच है, ठीक है, जहाँ पे सारी जनता, ये जितने भी नेता वेता बैठे हुए हैं, उस मंच के चारों तरफ डबल लेयर की बल्लियों से बैरिकेडिंग होती है। ये लेयर पूरी खाली होती है और इस लेयर में पुलिस वाले तैनात होते हैं ड्यूटी के लिए। जो हाई मतलब मैं बोलूँ, ये जो वीआईपी नेता होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो नॉर्मल विधायक हैं, देखो हमारे उत्तर प्रदेश में विधायकों का भी भौकाल है, सब जेड सिक्योरिटी लेके चलते हैं, तो ये डबल लेयरिंग वाला सिस्टम होता ही है। अब इस पर्टिकुलर इवेंट को आप बिना प्रशासन की अनुमति के ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। तुमने कई बार सुना होगा कि राहुल गांधी जा रहे थे पश्चिम बंगाल, या मोदी जी जा रहे थे पश्चिम बंगाल, परमिशन नहीं मिली। हालांकि चलो मोदी जी तो हैवी सिस्टम है, बट राहुल गांधी वाला अगर ये जाते हैं तो इन्हें परमिशन नहीं मिली कि भाई, या फिर ममता बनर्जी कभी उत्तर प्रदेश में आ रही है तो उन्हें परमिशन नहीं दी, चलो भागो यार तुम्हें नहीं आना। होता है ऐसा कि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। तो प्रशासन की इसलिए अनुमति नहीं देता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, यहाँ लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होती है, प्रशासन की। अगर यहाँ रैली होनी है तो उस रैली में ड्यूटी लगेगी ही लगेगी पुलिस की। किस चीज़ के लिए? सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक है। अब कोई तो परमिशन लेने जाएगा। परमिशन लेने कौन जाते हैं? जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, आयोजक जिनको बोलते हैं। अब वो कौन होते हैं? जो उस जिले के या उस जनपद के जो वाले नेता नहीं होते कि मंत्री जी के साथ बिताए कुछ लम्हे, दो पल। पार्षद जी का स्वागत करते हुए हमारे युवा नेता, और आज मंत्री जी से क्षेत्र में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करते हुए हमारे युवा छात्र नेता, ये जो ये वाले नेता होते हैं ना, ये यूजुअली आयोजक होते हैं, जो छोटे नेता टाइप होते हैं। तो अब लेकिन उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन भी होता है, आयोजक भी होगा। आयोजक डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन में होते हैं प्रशासन के साथ। अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊं कि जब ये नेता आते हैं या कोई भी मतलब वीआईपी टाइप नेता होता है, उनकी अपनी खुद की भी पर्सनल सिक्योरिटी होती है। जो सीआईएसएफ में चलते हैं या जो वीआईपी ड्यूटी चलती है ना, तो वो वाला जो चलता है अपना, उसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल नेता है उसके साथ चलता है तुम्हारा ये एनएसजी वाले भी चलते हैं, या फिर ये जो एसपीजी तो खैर बहुत हाई लेवल वाली चीज़ हो गई। अब उसमें जैसे सीआरपी का भी होता है एक, मतलब मोस्टली जो जेड सिक्योरिटी वाई सिक्योरिटी होते हैं तो सीआरपी चलती है। तो लेकिन वो एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ के कि भाई कैसा है। अब वो बिना उस एरिया के सर्विलांस के उस नेता को या उस वीआईपी को वहाँ पे आने नहीं देंगे, ठीक है। उसकी पहले पूरी मॉनिटरिंग होगी। तो अगर ऐसी सूचना मिलती है कि भाई एक जगह पे मंत्री जी का इवेंट है या कोई सांसद साहब का इवेंट है, तो उनकी अपनी खुद की भी सिक्योरिटी होती है और वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी होगा। तो आप किसको सूचना दोगे जाके? सबसे पहले आयोजक को, ऑर्गेनाइजर को। ऑर्गेनाइजर के साथ साथ आप पुलिस सिक्योरिटी, मतलब जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे होगा उसके साथ कोऑर्डिनेट करोगे, और फिर जो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी होगी वो उनको सिक्योर करेंगे। अरे बात समझ, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, यही है तुम्हारी अवेयरनेस, ठीक है।
एक तो मैं अपने कॉलेज का इवेंट बताता हूँ। मैं हमारे कॉन्वोकेशन था, कॉन्वोकेशन में जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे आर के खंडाल साहब, उनको आना था, और सांसद राम गोपाल यादव साहब हैं, अखिलेश यादव के चचा, उनको आना था एज अ चीफ गेस्ट। तो जब वो आए तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि बिना किसी गाड़ी की एकदम ज़बरदस्त वाली चेकिंग के कोई गाड़ी हमारे कॉलेज में आ नहीं सकती थी। और हर एक बिल्डिंग के ऊपर यूपी पुलिस ने अपना जो भी एक पीएसी होती है, उस पीएसी में जो हाई सिक्योरिटी मतलब स्नाइपर जो ऐसे ग्रुप होते हैं ऐसे एटीएस वगैरह टाइप, वो स्नाइपर भी बिठा रखे थे कि साला कोई होना चाहिए। हालांकि हम राम गोपाल यादव साहब क्या है उस टाइम, मतलब उस टाइम पे अखिलेश यादव की सरकार थी, तो अब उनके चचा कहीं जा रहे हैं तो उन चचा को तो सिक्योरिटी हाई ज़बरदस्त देनी ही पड़ेगी। तो मतलब और उस डिस्ट्रिक्ट मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो एसपी थे वो खुद आए थे वहाँ उस सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए, क्योंकि राम गोपाल यादव साहब आ रहे हैं कॉलेज में। तो इवन मतलब एसपी वाज डायरेक्टली टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी। इतना हाई प्रोफाइल हो जाती हैं चीज़ें। तो तुम्हें लगता है कि ऐसे बॉम्ब की व्यवस्था हो जाएगी? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, बट तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको टैकल कैसे करना है, प्रोसेस क्या है। कोई कुछ तो प्रोसेस होगा, सरकारी प्रावधान कुछ तो होगा। तो जो सरकारी प्रावधान है वो तुम्हें पता होने चाहिए। जनता को साला यही नहीं पता होता, ज्ञान ही नहीं होता कि साला होती कैसी हैं चीज़ें। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ के जाते हो, इन चीज़ों में अपने आप को अवेयर करके जाते हो, तो आपके जैसा फिर कोई नहीं होता वहाँ पर। अगली सिचुएशन, मेला। जब कहीं पे मेला लगता है तो मेले के लिए भी सेम चीज़ होती है कि विदाउट परमिशन यू कैन नॉट ऑर्गेनाइज द एनी फेयर। और मेले की सुरक्षा के लिए पुलिस की ड्यूटी भी लगती है और मेला आयोजक समिति भी होती है। जैसे मान लो मेरठ में नौचंदी मेला लगता है या कहीं पे भी मेला लगता है, यहाँ जस्ट सामने ही जो बिल्डिंग में तुम देख रहे हो ना, गौशाला वाली जो है ये एरिया, यहाँ पे दशहरे में मेला लगता है, पूरे के पूरे नवरात्रों में यहाँ मेला रहता है। तो यहाँ मेला आयोजक समिति होती है। उसमें कौन समिति होती है? जो वहाँ की म्यूनसिपल पार्ट जो होता है ना, कॉर्पोरेशन, जैसे जिला पंचायत है, नगर पंचायत है, या कोई वार्ड मेंबर समिति है, वो उसके आयोजक होते हैं। पुलिस प्रशासन को बुलाया जाता है, पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगती है बाकायदा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। तो अगर मेले में कहीं बॉम्ब मिलता है तो उस पैरामीटर को सिक्योर करवाना, आइसोलेट करवाना, सैंड बैग वगैरह फिल करवाना, आयोजक को इन्फॉर्म करना सबसे पहली बात तो, और फिर ये काम कराया जाता है। हर ये बात समझ? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगला पॉइंट है फायर सिचुएशंस, कहीं पे आग लगना। तो सबसे पहले आग लगना, इसमें लिखा हुआ हेस्टैक। अगर तुम्हारे जीपी में सॉल्यूशन आए कि सम विलेजर केम एंड इन्फॉर्म यू दैट इन द नियर बाय फील्ड देयर वाज अ हेस्टैक दैट हैज कॉट फायर, तो अब क्या करोगे? अगल बगल के पहले घास हटाएंगे। हेस्टैक की सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर एक बार भूसे के ढेर में आग लगी तो आप इसको बुझा नहीं सकते, वो फैलेगी। बस आप इसमें ये चीज़ कर सकते हो कि उस एरिया को इस तरह से क्लीन करवाओ, आइसोलेट करवाओ कि आग और ज़्यादा ना फैले। तो इसमें ये करवा सकते हैं हम बस, ठीक है। अगला है हट, ठीक है, झोपड़ी वगैरह में कई बार आ जाता है। तो मैप इस तरह से दिखाई देगा तुम्हें कि जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ कोई गांव है, ठीक है, अपना ये ऐसे बॉक्सेस से रिप्रेजेंट कर दिया गांव, और यहाँ कोई एक झोपड़ी टाइप बना दी, ठीक है जी। और यहाँ थोड़ा सा ऐसे सिंगल डैश लाइन है और यहीं पे एक ऐसे तालाब दिखा देंगे। तो जनता क्या करती है, बाल्टियाँ ले लेके जाती है तालाब में और तालाब से पानी भर के लेके आता है। मैप के हिसाब जैसे तुम्हारे पिछले वाले मैप में फिशरमैन विलेज, जैसे इसको इस वाले मैप के साथ ही देख लो। अब कल को यहाँ पे फिशरमैन विलेज में हम आग लगवाते हैं झोपड़ी में, और बोले कि भाई आग लग गई झोपड़ी में, बताओ क्या करोगे? तो तुम पद्मा नदी से पानी लेना आओगे, और जनता करती है ये। मतलब अगर इतनी आसपास हो, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास, तो लोग क्या करते हैं कि हम ह्यूमन चेन बनाएंगे, और ह्यूमन चेन बनाने के बाद बाल्टियों से पानी की व्यवस्था सेट करेंगे हम। तुम्हें लगता है साला 1 किलोमीटर, तुम्हें इस गाँव में पानी नहीं है क्या? इस गांव में पानी नहीं होगा? हैंड पंप्स नहीं होंगे इस गांव में क्या? ट्यूबवेल्स नहीं होंगी इस गांव में? होंगी या नहीं होंगी? तो ऑब्वियस रिसोर्स है। तो मतलब कितना लसन दिमाग है कि यहाँ से पानी लेके आ रहा है, मतलब नदी से आग बुझाने के लिए। तो ये ध्यान रखना।
कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन दीज डेज। अगला पॉइंट है बिल्डिंग्स। अब कल को हम कहने लगे भगवान ना करें यहाँ बिल्डिंग में आग लग जाए, तो तुमसे तो एग्जाम्पल पूछ रहा था मैं, आग बुझाने के संयंत्र हैं यहाँ पे, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे हुए हैं और फायर हाउस भी है ना, वो भी है, ठीक है। अब अगला है सिचुएशंस दैट इंक्लूड एनिमल्स। तो स्टक इन मार्शी लैंड पे करते हैं पहले, या लॉस्ट पे कर लेते हैं। चलो अभी ड्राउनिंग वाला नहीं बताऊंगा तुम्हें मैं। एनिमल लॉस्ट में क्या है, तो तुमसे आगे बोलेगे कि अरे भाई साहब मैं गाय या भैंस चराने वाला आदमी हूँ या भेड़ बकरी चराने वाला आदमी हूँ, मेरी एक भेड़ बकरी या गाय भैंस कहीं खो गई है, मुझे मिल नहीं रही है, मेरी मदद कर दो, उसका दूध बेच के ही मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, बिना उसके दूध के तो मैं बेकार हूँ। तो अब तुम क्या करोगे, उसके गाय भैंस ढूंढवाने में मदद करोगे या उसको बोलोगे अरे भाई अपना रास्ता नापो? हेल्प करेंगे, हम उससे कंसोल करेंगे कि भाई परेशान ना हो, इट विल कम बाय इटसेल्फ। क्यों? तुम गांव वगैरह में देखो, हमारे यहाँ क्या सिस्टम है कि वो भैंस लेके जाता है, 10-15 भैंस एक साथ लेके जाता है, वो करता कुछ नहीं है, पीछे पीछे चल रहा होता है बस। भैंस जाती भी अपने आप है, घास खा पी के तालाब में बढ़िया नहा धो के आती भी अपने आप है, उसका बस होना ही उसके लिए, उनके लिए वो है कि हाँ भाई ये है, चलती भी अपने आप, और सबसे पीछे चल रहा होता है, पूरी लंबी लाइन, एक सारी 400-500 मीटर लंबी लाइन चल रही होती है उनकी, कम से कम 12-15 भैंस एक साथ जाती है निकल के, ठीक है। तो ये अपने आप आ जाते हैं जानवर ऐसे, इनका भी अपना इतनी तमीज़ है इन्हें, इतना जीपीएस सिस्टम काम करता है इनका, ठीक है। अब स्टक इन मार्शी लैंड का मैं तुम्हें एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ। गुड है, बात समझ में? जब कोई भी जानवर ऐसे दलदल में फंसा हो तो गाड़ियों की मदद से भी आप उसको बाहर खींच सकते हो, और रस्सी जो बांधनी है वो गले में नहीं बांधनी, जो कमर टाइप है टोर्सो होता है ना, धड़, वहाँ पे बांधनी होती है रस्सी। अब पूछो हम जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? अगर हम जाएंगे तो हम भी धंस जाएंगे, हम रस्सी बांधने कैसे जाएंगे अंदर? हम भी रस्सी बंधवा के जाएंगे ना, तो जाएगा कैसे वहां तक? सब कुछ ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे या पट्टे। इंजीनियरिंग वाले कितने हैं यहाँ पे? इसमें सिविल और मैकेनिकल वाले कितने हैं? अकेला तो ही है। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है? पढ़ी है एफएम? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? वो सब जैसे अंदर नहीं जाता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में बता देता हूँ क्या होता है। जैसे पानी है, पानी इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब इसकी हर एक लेयर मूव करती है। अगर तुम पानी फेंकने लगो अगर किसी नाली या किसी में पाइप में पानी जा रहा है तो हर एक लेयर मूव कर रही है नीचे से लेके ऊपर तक। लेकिन जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड होते हैं जिसमें जो विस्कोसिटी मतलब जो थिकनेस होती है फ्लूइड की वो बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरी लेयर में फ्रिक्शन होता है। तो जैसे अगर मान लो ये दलदल है, मिट्टी है पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, तो ऐसे पानी की तरह थोड़ी बहेगी है। तो इस तरह में अगर सरफेस एरिया आप स्प्रेड करो तो आप डूबते नहीं हो, लेकिन अगर एक पॉइंटेड सरफेस पे तो आप पानी की तरह डूब जाओगे। पॉइंटेड चीज़ों के लिए वो बिहेव करते हैं एज अ लिक्विड और स्प्रेडेड चीज़ों के लिए बिहेव करते हैं एज अ सॉलिड, और इम्पैक्ट लोड भी अगर आता है तो फिर एज अ सॉलिड बिहेव करता है। तो आप दलदल के केस में चल के नहीं जाओगे, आप उसके ऊपर ऐसे रपट के जाओगे रस्सी के साथ, और मतलब लाठी डंडे जो भी तुम्हारे पास बांस वगैरह होता है उनकी मदद से जाओगे। और रस्सी तो क्योंकि यही फिर बांध के वो तुम्हें उसके साथ ही खींच लिया जाएगा। आई बात समझ? अगला पॉइंट, हंटिंग इन प्रोहिबिटेड एरियाज। अब मान लो अगर हंटिंग आती है प्रोहिबिटेड एरियाज में तो आएगा कि कोई टाइगर रिजर्व है या कहीं भी कुछ इस तरह से कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ फॉरेस्ट गार्ड होगा ही होगा, वहाँ फॉरेस्ट गार्ड होगा ही होगा। अब ये ऑब्वियस रिसोर्स है, भागू जंगल में फॉरेस्ट गार्ड का होना एक ऑब्वियस रिसोर्स नहीं था, लेकिन यहाँ अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
या अगर ये प्रोटेक्टेड एरिया है तो यहाँ फॉरेस्ट गार्ड होगा ही होगा, वन विभाग की यहाँ तैनाती होगी। उत्तराखंड पार्टी कितने, देहरादून के आसपास जाते हो, राजा जी जब इधर से निकल के जाते हो तो पूरा का पूरा वो राजा जी वाला सिस्टम है, उधर जिम कॉर्बेट वाला सिस्टम है नहीं है? जिम कॉर्बेट तो भाई वहाँ जब भी तुम सड़क के थ्रू भी जाते हो तो वन विभाग का सिस्टम दिखता है पूरा। चौकी रहती है। हाँ, तो वो एक ऑब्वियस रिसोर्स है। आई बात समझ? चलो अब आता है इलीगल स्मगलिंग। इलीगल स्मगलिंग के केस में कई बार इस तरह से आएगा कि कोई मूर्ति है या कोई जहरीले पदार्थ हैं जिनकी स्मगलिंग होने वाली है। मतलब जानवरों का भी होता है कि भाई उसके मतलब हाथी दांत वगैरह या टर्टल वगैरह का भी आ जाता है, स्मगलिंग में आ जाती है। तो अब अगर ये सी के आसपास भी होता है कई बार, जो टर्टल वगैरह का है या कोई टॉक्सिक ऐसे सब्सटेंस या गोल्ड की स्मगलिंग वाला भी होता है, तो वहाँ तुम्हें दिखाई देगा नदी किनारे वाला सिस्टम होता है और वहाँ कोस्ट गार्ड की तुम्हें पोस्ट मिलेंगी। तो किसको सूचना दोगे? कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब आता है, और वैसे नॉर्मली अगर स्मगलिंग हो रही है तो यू विल इन्फॉर्म पुलिस। ठीक, अब आता है बैंक रॉबरी, ये अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब आता है पॉइजन मिक्सिंग। पॉइजन मिक्सिंग के केस में क्या है कि जो मिल्क टैंकर देखे हैं तुमने, दूध वाले टैंकर होते हैं या मूल वाले या मतलब डेयरी वाले। हाँ, अबे मतलब फूड इंस्पेक्टर नहीं, अबे बड़े बड़े ट्रक नहीं होते जैसे तेल के होते हैं टैंकर, वैसे दूध के भी टैंकर होते हैं। तो अब कैसा होता है कि एक टैंकर है, वो दूध सप्लाई करने जा रहा है किसी टाउन में या किसी विलेज में, और रास्ते में कुछ लोगों को प्लान है कि उसमें जहर मिला देंगे। ठीक है, तो ये दो तरह से सिचुएशन आएगी, या तो जहर मिलना होगा, अभी मिला नहीं है लेकिन जहर मिलाने की प्लानिंग है, या फिर ऐसा ही कुछ लोगों ने जहर मिला दिया है और उसकी सप्लाई होनी है अभी। तो अगर जहर नहीं मिला है तो जहर मिलने से रोकना है, और अगर जहर मिला दिया गया है तो उसके कंजम्पशन से रोकना है और उसको ड्रेन आउट करवाना है। टंकी खोल देंगे ना। अबे वो तुम देखो, टंकी खोलनी है या पाइप लगा के निकालना है वो मैं नहीं बता रहा, बाद में मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर जहर मिल गया है तो कंज्यूम होने से रोकना है, और अगर जहर नहीं मिला है तो जहर मिलने से रोकना है। ठीक है, सेम तुमने देखे पानी की टंकी होते हैं बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, सेम सिचुएशन उसमें आएगी कि भाई कोई पानी की टंकी में जहर मिलाने वाले हैं, अगर जहर मिलाने वाले हैं, मिला नहीं है तो उसको रोकना है, और अगर जहर मिल गया है तो उसकी सप्लाई होने से रोकना है। ठीक है, आई बात समझ? उसको ड्रेन आउट करवाना है। अब आता है रेलवे, तो रेलवे वाली भी आज डिस्कस नहीं करेंगे, रेलवे वाला पार्ट जिसमें बाद में डिस्कस करेंगे। अगला आता है ओवरफ्लो इन रिवर फ्लड गेट्स। ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बैराज में पानी आना है, अगर एक टाइम पे उसको नहीं खोले गए उसके गेट्स तो उसके तोड़ के सारे में पानी हो जाएगा, और फिर उसमें ऑपरेटर को बुला के लेके आना पड़ता है। इस तरह से ही आएगी, विलेज को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। मतलब हाँ, वो इवैक्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इन्फॉर्म कर सकते हो कि भाई एहतियातन तौर पर थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, ये चीज़ तुम कर सकते हो। आई बात समझ? तो जीपी का तुम्हें ओवरव्यू समझ में आया, क्रक्स क्या है कि जीवन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना ज़्यादा तुम्हारे जीपी का सॉल्यूशन। वेरी गुड। ठीक है, तो वेरी गुड काम होगा, ऐसे नहीं होगा? तो तुम्हें वेरी गुड ही करना है काम। अब ये जीपी का एक यूनिक तरीका है, इसको करके जाओ बढ़िया से। आज लिखवा लो मेरे से, अगर तुम सारी चीज़ें करके चले गए, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा जीपी में, जो तुम्हारे जैसा सॉल्यूशन वहाँ बता रहा हो।